हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार। जैसे कि आप लोग को पता चल गया होगा कि आज हम लोग एक नई वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं हमारे चैनल पे। दैट इज चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक। और आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स जो है ना, उसका प्रॉब्लम सेट 6 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, चलो प्रॉब्लम सेट 6 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। देखो, एमसीक्यूज को अगर आप रट्टा मार के जाओगे ना तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये सेम एमसीक्यू तो आने से रहे, मतलब सेम एमसीक्यू तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हो अरे वाह यही तो एमसीक्यू आने वाला है, क्या टेंशन, बट नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। सेम एमसीक्यू बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं, वहां पे नंबर वगैरह चेंज होगा। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप एमसीक्यू को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया है, फाइंड द करेक्ट आंसर फॉर द अल्टरनेटिव्स गिवन। यानी कि हमको क्या करना है, यहाँ पे ये देखो 4 अल्टरनेटिव्स दिए हैं, यानी कि 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से हमको करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो फर्स्ट वन देखो क्या दिया है, अ पर्सन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप आर 40%, द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स बेस्ड ऑन द ब्लड ग्रुप इज टू बी शोन बाय अ पाई डायग्राम। What should be the measures of the angle for the person of O blood group। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि ये ना, आपको पता ही होगा कि ये देखो, ये हमारा पाई डायग्राम है। ठीक है, पाई चार्ट भी बोल सकते हैं या पाई डायग्राम भी बोल सकते हैं। पाई डायग्राम में क्या होता है कि हम लोग एक सर्कल बनाते हैं और जो भी हम जिस भी डेटा का हम लोग पाई डायग्राम बना रहे हैं ना, तो उसको है ना सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक सेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे ये एक दूसरा सेक्टर है, और यहाँ पे ये मतलब मान लो कि ये हमारा तीसरा सेक्टर है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा 4th सेक्टर है। ऐसा कुछ सेक्टर में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या बोला है कि मान लो कि यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप इसका है ना डेटा कलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि जो ओ ब्लड ग्रुप के जो पर्सन है ना, वो कितने हैं, 40% है। तो यानी कि यहाँ पे बोला है कि ओ ब्लड ग्रुप के कितने हैं, ओ ब्लड ग्रुप के जो पर्सन है वो कितने हैं, 40% है। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है कि व्हाट शुड बी द मेजर्स ऑफ द एंगल फॉर द पर्संस ऑफ ओ ब्लड ग्रुप। यानी कि हमको यहाँ पे सेंट्रल एंगल फाइंड करना है कि यानी कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन्स है उनको एक सेक्टर से दिखाया जाएगा। मान लो कि ये देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये ओ ब्लड ग्रुप वाले यहाँ पे इस सेक्टर में आते हैं, फिर यहाँ पे ए पॉजिटिव वाले इसमें आते हैं, ऐसा ऐसा करके ये पूरा सेक्टर डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये जो ओ ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन है ना, वो जिस भी सेक्टर में आ रहे हैं तो उस सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल होगा, देखो सेंट्रल एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल मतलब ये, तो उस सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल होगा, यानी कि जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, वो हमको फाइंड करना है। तो आपको तो पता ही है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर हमको सेंट्रल एंगल फाइंड करना है तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जो एंगल होगा, जो वो सेक्टर का एंगल होगा, जो सेक्टर का सेंट्रल एंगल होगा, वो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ स्कोर्स इन दैट कंपोनेंट। मतलब कि यहाँ पे देखो, ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट में कितने नंबर ऑफ स्कोर है, तो इस कंपोनेंट में कितने नंबर ऑफ स्कोर है, 40% है, क्योंकि यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप वाले कितने हैं पर्सन, 40% है। अपॉन क्या होता है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स क्या है, तो वो तो नहीं दिया है, लेकिन आपको तो पता ही है ना कि टोटल कितना होगा, ये जो पूरा कंप्लीट सर्कल है वो 100% होगा। अगर परसेंटेज की बात करें तो टोटल परसेंटेज 100% होता है। ठीक है, आपको भी पता होगा कि लास्ट प्रोबेबिलिटी 100% की होती है, तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स क्या होगा, 100% होगा, और यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 360। तो ये फॉर्मूला है, अगर आपको सेंट्रल एंगल निकालना है, तो अगर आपको सेंट्रल एंगल निकालना है सेक्टर का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट, मतलब वो जो कंपोनेंट है उसमें कितने नंबर ऑफ स्कोर्स है, तो उसमें 40% है तो 40% लिख दिया, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स कितना हो गया, टोटल मतलब कि पूरा पाई चार्ट जो है वो कंप्लीट 100% होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स हो गया 100% और इंटू 360 करने का, और इसको सॉल्व करो, आपको सेंट्रल एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये परसेंटेज का साइन तो हट ही जाता है वैसे भी, ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 4 × 36। तो चलो करते हैं हम लोग सॉल्व। तो 4 × 36 करेंगे तो यहाँ पे 6 4 या 4 6 हो जाएगा, 6 4 24 और 4 3 12 13 14, यानी कि 144 डिग्री। तो 144 डिग्री विल बी द सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में आपको नजर आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये होता है कि ये जो सेंट्रल एंगल होगा ना, यहाँ पे जहाँ पे जिस सेक्टर में हमारे ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन हो गए ना, तो उस सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है वो कितना होगा, 144 डिग्री। ठीक है, वैसे ये मैंने सिर्फ एक रफ एग्जांपल लिया है, तो इसको थोड़ा सा दिल पे मत ले लेना। आप बोलोगे अरे 144 डिग्री तो ऑब्ट्यूज एंगल, और यहाँ पे देखो ये तो एक्यूट एंगल है, कहाँ से ये 144 डिग्री लग रहा है, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है,
चलो रफ एग्जांपल है। आ जाते सेकंड भी देखो पाई वाला ही क्वेश्चन है, मतलब पाई डायग्राम का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स incurred on the construction of the buildings were shown by the pie diagram. The expenditure of rupees 45,000 on cement was shown by a sector of central angle of 75 degree. What was the total expenditure of the construction? यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि एक पाई डायग्राम बनाया गया है, और पाई डायग्राम क्यों बनाया गया है, ताकि जो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना उसके लिए क्या क्या किस किस का खर्चा आ रहा है ना, उसके लिए एक पाई डायग्राम बनाया है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये इतना हमारा सीमेंट का खर्चा लगा, उसके बाद यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे सीमेंट, और क्या क्या होता है यार बिल्डिंग को बनाने के लिए, और क्या क्या लगता है बिल्डिंग को बनाने के लिए, और क्या क्या लगता है, वैसे तो लगता बहुत है लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा है। ये सीमेंट हो गया, और यहाँ पे देखो मतलब कि लोग भी लगते हैं बरोबर, कि बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोग भी लगेंगे, तो उनको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एम्प्लॉइज भी बोल सकते हैं। लाइक एम्प्लॉइज का तो बहुत खर्चा हो सकता है, तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉइज रख देती हूँ। मतलब कि यहाँ पे वो जो पर्सन है ना जो बिल्डिंग बनाते हैं, तो उनका भी तो एक टाइप का खर्चा हुआ ना बिल्डिंग को बनाने का। उसके बाद ऐसे बहुत सारे मतलब कि ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सब का भी खर्चा होता है, कि इधर से उधर माल लेके जाओ, ये लेके जाओ। तो ऐसे मान लो कि यहाँ पे जो बिल्डिंग के जो मैं ना बिल्डिंग बोलती हूँ, पता है तुम लोग को, मैं जब ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाती हूँ ना तो वहां पे बच्चे हंसते हैं, मीन्स बिल्डिंग नहीं होता है, बिल्डिंग होता है। तो है ना वो मेरा थोड़ा है ऐसा, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, बट बिल्डिंग ठीक है, बिल्डिंग, मैं बिल्डिंग क्या पता क्यों बोलती हूँ ऐसा, वो मेरा आदत हो गया है। तो फिर है ना अभी यहाँ पे देखो ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा, और यहाँ पे मान लो कोई और एक छोटा मोटा खर्चा है, ऐसा कोई खर्चा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि अगर एक बिल्डिंग है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे खर्चे होते हैं, और ये सारे खर्चे जो है वो पाई डायग्राम में दिखाए गए। तो ये सब है, हमारा मेन कौन है यहाँ पे, सीमेंट है। तो यहाँ पे क्या बोला है, द एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, ठीक है, खर्चा। द एक्सपेंडिचर ऑफ ₹45,000 ऑन सीमेंट was shown by the sector of central angle 75 डिग्री। मतलब कि जो यहाँ पे सीमेंट में जो खर्चा लगा है ना वो हमको दिया है, कितना दिया है, ₹45,000। तो यहाँ पे ₹45,000 जो है वो सीमेंट के ऊपर खर्चा लगा, ठीक है। और ये जो सीमेंट जो है उसका जो सेक्टर है, सीमेंट का जो सेक्टर दिया गया है, उस सेक्टर का सेंट्रल एंगल भी दिया गया है। मतलब यहाँ पे ये टीटा होता है, सेंट्रल एंगल को वैसे तो टीटा से डिनोट करते हैं, तो टीटा हमको दिया गया है 75 डिग्री। मतलब देखो ये वाला जो सेक्टर है ना, ये सेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है सीमेंट वाला। तो सीमेंट का खर्चा हुआ है 45,000, ठीक है। और ये जो सीमेंट का जो सेक्टर दिखाया गया है ना उसका जो सेंट्रल एंगल है, मतलब ये वाला एंगल, ये जो सेंट्रल एंगल है ना, ये सेंट्रल एंगल कितना दिया है, 75 डिग्री दिया है। और अभी हमको क्या बोला है, टीटा मतलब 75 डिग्री है। तो यहाँ पे बोला व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंस्ट्रक्शन, मतलब कि पूरा ये जो बिल्डिंग को बनाने का जो खर्चा लगा वो कितना लगा वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, कि सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि यहाँ पे टीटा मतलब जो सेंट्रल एंगल होता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट। मतलब वो जो कंपोनेंट है उसमें कितना नंबर ऑफ स्कोर है। तो यहाँ पे बताओ कि सीमेंट को बनाने का कितना खर्चा लगा, तो वो लगा 45,000। तो यानी कि नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट मतलब सीमेंट वाला कंपोनेंट, तो इसमें कितना खर्चा लगा, वो लगा 45,000, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्कोर मतलब पूरा जो पाई डायग्राम है उसका टोटल स्कोर क्या है। तो ये डायग्राम किसका है, ये है एक्सपेंडिचर, मतलब ये जो पाई डायग्राम है वो है कि एक बिल्डिंग को बनाने का क्या क्या खर्चा लगा, किस किस में क्या क्या खर्चा लगा वो। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्कोर हो गया वो हो गया हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, जो हमको फाइंड करना है, खुद को भी ये फाइंड ही करना है। और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 360 डिग्री। तो अभी यहाँ पे टीटा की वैल्यू हमारे पास है, सेंट्रल एंगल देखो क्या है 75 डिग्री, तो इसके नीचे हम लोग लिख देंगे 75 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 45,000 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड करेंगे और इनटू 360 डिग्री। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड करना है तो इसको यहाँ पे लेके जाएंगे और इसको नीचे लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, यहाँ पे है ये 45,000 और अपॉन ये डिवाइड में आ जाएगा 75 और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 360। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आई थिंक पहले 15 का टेबल ले लेते। 15 3 तो होता है 45 और 15 5 होता है 75, है ना। हाँ, तो ये देखो 15 5 75,
15 3 जा 45, 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है। अभी यहाँ पे 5 के टेबल में ये जा सकता है, तो 5 1 जा 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, और ये 2 0 लग गया, 2 0, तो यानी कि 600 और इंटू क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा 360। तो अभी क्या करेंगे, देखो ये 2 0 और ये 1 0 है, तो पीछे से टोटल 3 0 लगा देंगे एंड 6 इंटू 36 करो बस, यानी कि 36 इंटू 6 करेंगे तो 6 6 जा हो जाएगा 36, 6 3 जा 18, 19 20 21, यानी कि यहाँ पे 21, यानी कि 2 1 6 और यहाँ पे 3 0, यानी कि यहाँ पे क्या आंसर आया, यहाँ पे आ गया 2,16,000। 2,16,000 जो है वो खर्चा लगा क्या करने को, कंस्ट्रक्ट करने को बिल्डिंग को। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखो ऐसा ऑप्शन तो आपको ऑब्वियसली नजर आएगा ही आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 2,16,000। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया, वेरी इजी, पाई डायग्राम समझ में आ रहा है ना। हाँ चलो अब आ जाते हैं थर्ड वन करते। थर्ड वन देखो क्या दिया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल आर यूजफुल टू फाइंड डैश। यानी कि यहाँ पे देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब आपको पता ही होगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं CF से। तो यहाँ पे बोला है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड करते हैं और ये फाइंड करते हैं ताकि ये यूजफुल रहे टू फाइंड व्हाट, मीन। अगर हम मीन फाइंड करते हैं, मीन जब भी निकालते हैं, मीन का मतलब होता है एवरेज। जब हम एवरेज निकालते हैं किसी भी डेटा का, तो क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी मदद करता है क्या? या जब हम मीडियन निकालते हैं, मीडियन मतलब मिडल वैल्यू, जब हम मीडियन निकालते हैं तो क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगता है क्या? और जब हम मोड निकालते हैं, क्या जब हम मोड निकालते हैं तब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूजफुल होता है क्या? या फिर ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑल ऑफ दिस मतलब सब में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूजफुल होता है। मतलब आपको बताना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कब फाइंड करते हैं, मीन निकालते टाइम फाइंड करते हैं, मीडियन निकालते टाइम फाइंड करते हैं, कि मोड निकालते टाइम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा ऑल ऑफ दिस सब में लगता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बट असल में देखा जाए तो सब में नहीं लगता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कब निकालते, देखो मैं अभी है ना आपके लिए एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे सब कुछ लेके आई। देखो अभी यहाँ पे ध्यान देखना, जब भी हम ये है ना मीन निकालने के, आपको पता ही होगा मीन निकालने के आपके 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे आप देख लो, ये सारे कॉलम के नाम है। कॉलम के नाम क्या हो गए, देखो पहला क्लास होता है, फिर क्लास मार्क होता है, फिर देखो ये फ्रीक्वेंसी है, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है हमारी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है। और फिर क्या होता है, यहाँ पे क्लास मार्क इनटू फ्रीक्वेंसी होता है। मतलब यहाँ पे कहीं पे भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला क्या हमने, नहीं निकाला। तो मतलब इधर से क्या क्लियर होता है कि मीन निकालते टाइम या मीन फाइंड करते टाइम हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लगता है, तो हम क्यों निकाले, है ना। तो मतलब मीन निकालते टाइम यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे 3 अलग अलग मेथड है, लेकिन तीनों अलग अलग मेथड में कहीं पे भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लगता है। अज्यूम मीन मेथड हो गया, स्टेप डेविएशन मेथड हो गया, कहीं पे भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लगेगा। मतलब मीन निकालते टाइम तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कोई गरज ही नहीं है। तो पहली बात तो एक तो ये क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि मीन हमारा आंसर नहीं होगा, और ऑल ऑफ दिस वाला भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सब निकालते टाइम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लगता। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गए। अभी चेक करना पड़ेगा मीडियन और मोड के लिए। चलो मीडियन देखते हैं। तो मीडियन तो एक ही है, मीडियन का एक ही मेथड होता है फाइंड करने का, और वो रहा ये। तो यहाँ पे देखो मीडियन निकालते टाइम, मीडियन फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि ये ग्रुप डेटा है और इसका मीडियन निकालते टाइम देखो क्या क्या लगता है, कौन कौन से कॉलम लगते हैं। पहले तो हमारा क्लास वाला कॉलम होता है, कंटिन्यूअस क्लास भी होना चाहिए। देखो अगर आपको नहीं पता है ना, तो मीडियन और मोड के टाइम पे कंटिन्यूअस क्लासेस चाहिए होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से मेथड के लिए कंटिन्यूअस क्लासेस चाहिए। तो याद रखना, मीडियन के लिए चाहिए, मोड के लिए चाहिए, जो हमारा हिस्टोग्राम होता है या जो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, ये सब के लिए क्लासेस कंटिन्यूअस होना जरूरी भी है। ठीक है, हाँ, लेकिन मीन के लिए अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो चलता है। ठीक है, ये याद रखना। चलो वो छोड़ो, अभी हम यहाँ पे आ जाते। हमको क्या बोला है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगता है। देखो क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में भी देखो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नजर आ जाएगा। मतलब मीडियन बिना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के निकल ही नहीं सकता। तो इतना क्लियर हो गया कि मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको निकालना पड़ता है। और मोड के लिए भी आप देख लो, मोड के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लगता है। मोड के लिए तो मोड तो बहुत सिंपल है बच्चा। मोड के लिए क्या लगता है, 2 कॉलम लगते हैं बस, एक क्लास वाला कॉलम होता है और एक फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होता है बस। ओके, और क्लास कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों कॉलम ही होते हैं मोड में। तो यानी कि यहाँ पे भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लगता। तो मतलब यहाँ से एक समझ में आ गया कि
यहाँ पे ऑप्शन नंबर है बी इज द आंसर। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिर्फ मीडियन निकालने के लिए, टाइम मीडियन निकालने के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, चलो डन। आगे आ जाते हैं फोर्थ वन देखो क्या दिया है, द फॉलोइंग टू फाइंड मीन फॉर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी the following to find mean from a group frequency table is x bar is equal to a plus summation of fi into ui upon summation of fi into h into g. okay, in the formula ui is equal to dash. okay, देखो कितना कॉम्प्लिकेट करके दिया है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये इजी क्वेश्चन है। देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे क्या बोला था, फॉर्मूला टू फाइंड मीन फ्रॉम अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल इज दिस। यानी कि देखो आपको पता ही होगा कि मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है मीन का, वो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है। स्टेप डेविएशन में ही जी आता है, याद होगा आपको, स्टेप डेविएशन मेथड का ही फॉर्मूला है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो चलो विश्वास दिला देती हूँ। ये देखो स्टेप डेविएशन मेथड का ये सारे हमारे कॉलम्स होते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो ये है हमारा स्टेप डेविएशन का मेथड, सॉरी स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला। तो देखो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू ए मतलब अज्यूम मीन होता है, प्लस यू बार की वैल्यू अगर देखोगे तो यू बार की वैल्यू ये होती है। तो यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन लोग ने क्या किया है ना, एक्चुअली में देखा जाए तो ये यू बार है। अगर इसको मैं रीराइट करूं तो ऐसा है, ये देखो एक्स बार यानी कि मीन इज इक्वल टू ए प्लस, ये देखोगे ना तो ये यू बार है। यू बार देखो, यू बार हम लोग निकालते थे सबसे पहले समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पे देखो यही है, तो ये हमारा यू बार है, तो दिस इज अवर यू बार। और इंटू क्या होता है, इंटू होता है जी। देखो इंटू क्या होता है, इंटू देखो ये यू बार की जगह पे उन लोग ने क्या लिखा है, पूरा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, ऐसे लिख दिया है, मतलब यू बार का पूरा फुल फॉर्म लिख दिया है कि एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ये हमारा यू बार ही है, और इंटू क्या होता है फॉर्मूला में, जी होता है। तो इंटू क्या है, देखो यहाँ पे इंटू क्या है, यहाँ पे जी है। अब देखो यहाँ पे ना इन लोगों ने एच लिखा है, पर ये एच एक्चुअली में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मिस्टेक है, ये एच नहीं आता है यार, फॉर्मूला में एच नहीं आता है। देखो ना यहाँ पे एच कहाँ है, फॉर्मूला में नहीं आता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे ये एच नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। तो यानी कि ये एच नहीं होगा, इधर मैं एच को रफ कर देती हूँ। ठीक है, ये ना बहुत मतलब बच्चों को कंफ्यूज कर देगा ये चीज कि एच कहाँ से आ रहा है, ये एच होता ही नहीं है तो क्यों, पता नहीं क्यों लिखा है। ठीक है, चलो तो इंटू जी मैं इधर लिख देती हूँ, यहाँ पे इंटू जी। तो देखो ये फॉर्मूला एक्चुअली में क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए, देखो ए प्लस ये यू बार है, यू बार इंटू जी। तो ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है मीन निकालने का। तो इसमें आपको क्या बोला है कि इन द फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है इसमें यूआई का रोल क्या है, या यूआई का फॉर्मूला क्या है, यूआई का फॉर्मूला इसमें से क्या है, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, यूआई का फॉर्मूला क्या है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप डेविएशन मेथड जो है ना उसके कॉलम को याद करना पड़ेगा। देखो ये है उसके कॉलम, ये उसके कॉलम है, याद करो। पहला क्लास वाला कॉलम होता है, फिर क्लास मार्क वाला कॉलम होता है, फिर डेविएशन वाला कॉलम होता है, और ये देखो यूआई, हाँ ये देखो हाँ। तो यूआई का फॉर्मूला होता है डीआई मतलब डेविएशन अपॉन जी, तो ये है हमारा यूआई का फॉर्मूला। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं कि डी आई अपॉन जी कहाँ पर है। तो डी आई अपॉन जी, अरे बाबा डी आई अपॉन जी तो है ही नहीं। तो इन लोग अभी क्या होगा, क्या रॉन्ग है, क्या क्वेश्चन रॉन्ग है? नहीं बाबा, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, देखो अपॉन में जी इधर है, और अपॉन में जी इधर है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से ही हमारा कुछ ना कुछ तो आंसर है, क्योंकि जी अपॉन में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी आई, देखो एक्चुअली में अगर आप इसके पहले वाला कॉलम देखोगे तो डी आई का भी एक फॉर्मूला होता था। डेविएशन कैसे निकालते थे, तो डेविएशन हम लोग निकालते थे एक्स आई माइनस ए करके। तो डी आई की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन जी। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया। तो यू आई का फॉर्मूला क्या बन गया, यू आई का फॉर्मूला बन गया एक्स आई माइनस ए अपॉन जी, मतलब कि ये वाला, दिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है ये, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या एक्चुअली में देखा जाए तो मैं बताती हूँ, देखो यू आई का फॉर्मूला है डी आई अपॉन जी, लेकिन डी आई तो यहाँ पे है ही नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट हमने क्या बोला, अरे डी आई तो है ना, जो डेविएशन है वो कैसे निकलता है, क्लास मार्क में हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम मीन को माइनस करते हैं। तो ये डी आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए अपॉन जी, तो इसलिए यू आई का फॉर्मूला बन जाता है ये। ठीक है,
तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया, वेरी इजी। चलो करते हैं फिफ्थ वन। ओके, फिफ्थ वन देखो क्या दिया है, यहाँ पे कुछ टेबल है हमारे पास, डिस्टेंस कवर्ड पर लीटर, मतलब यहाँ पे ये डिस्टेंस जो कवर हुआ है पर लीटर, और यहाँ पे नंबर ऑफ कार मतलब ये फ्रीक्वेंसी होगा। तो 12 to 14 किलोमीटर, 12 to 14 किलोमीटर कितने कार्स ने डिस्टेंस कवर किया है, 11 कार ने डिस्टेंस कवर किया है, ऐसे करके डेटा दिया है। चलो हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, क्या दिया है, द मीडियन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड पर लीटर शोन इन द अबाउट डेटा इज इन द ग्रुप डैश। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे देखो ये कुछ एक डेटा है, ये एक डेटा है, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि जो मीडियन मिलेगा, ये जो हमारा डेटा है, इसका जो मीडियन मिलेगा, ये जो मीडियन मिलेगा, वो मीडियन जो है वो कौन से ग्रुप से मिलेगा वो हमको बताना है। मतलब मीडियन का जो आंसर आएगा, मीडियन का क्या आंसर है वो नहीं बताना है, मतलब मीडियन क्या है वो नहीं बताना है, मीडियन जो मिलेगा वो कौन से ग्रुप से मिलेगा वो बस बताना है। यानी कि मीडियन इस ग्रुप से आएगा कि इस ग्रुप से आएगा कि इस ग्रुप से आएगा कि इस ग्रुप से आएगा। तो यानी कि बेसिकली देखो मैंने आपको बताया था मीडियन करते टाइम कि है ना, हमको है ना मीडियन जो है, मीडियन का जो फाइनल आंसर है, मीडियन का जो फाइनल आंसर होता है वो कौन से ग्रुप से आएगा वो पता होता है। कैसे पता होता है, तो उससे पहले हम क्या निकालते हैं, स्टार्टिंग में हम लोग निकालते हैं मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास जो हमको मिलता है ना, देखो ये सब क्लास ही तो है, ये सब क्लास है, तो इसमें से मीडियन क्लास कौन सा है वो पूछ रहे हैं। मतलब मीडियन कहाँ से, कौन से क्लास से आएगा, कौन से ग्रुप से आएगा वो बताओ। तो मीडियन क्लास निकालने का फॉर्मूला क्या था बताओ, मीडियन क्लास निकालने का फॉर्मूला था n/2, n/2 था, n/2 होता था, और n/2 को हम लोग कहाँ पे चेक करते थे, n/2 का जो फाइनल आंसर आता था ना, वो हम लोग यहाँ पे ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता था ना उसमें चेक करते थे, और उसमें चेक करके ये डिसाइड करते थे कि मीडियन क्लास क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो रिकॉल करना चालू करो। चलो मैं बताती हूँ, देखो एक्चुअली में यहाँ पे ये क्वेश्चन में हमको मीडियन क्लास पूछा है, तो ये याद रखना क्या पूछा है, मीडियन क्लास पूछा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा फुल फॉर्म में बताती हूँ। ये क्लास वाला कॉलम होता था, ये हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होता था, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही डार्क आ रहा है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होता था, और ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होता था, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जो भी हमारे क्लासेस है वो मैं लिख देती हूँ, 12 to 14, फिर है हमारा 14 to 16, उसके बाद है हमारा 16 to 18, उसके बाद है हमारा 18 to 20, और फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे यहाँ पे 11, 12, 20 और 7। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, क्योंकि काम है थोड़ा जल्दी जल्दी निकालना, वैसे इतना दिखाना नहीं है अपने को लेकिन निकालना पड़ेगा। तो 11 इधर लिख देंगे, फिर ये आगे पे आएगा 11 + 12, 11 + 12 हो जाएगा 23 हो जाएगा, फिर 23 आ जाएगा नीचे और प्लस यहाँ पे 20, तो ये हो जाएगा हमारा 43 नीचे और यहाँ पे +7, तो यानी कि 50। तो ये 50 क्या होगा, 50 हमारा टोटल n भी होगा, n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी भी होगा, ये पता होगा, अभी आपको शायद याद आ रहा होगा धीरे धीरे। तो अब देखो हमको एक्चुअली में मीडियन क्लास निकालना है, मीडियन नहीं निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन को समझना, हमको बोला है कि मीडियन कौन से ग्रुप से आएगा वो बताओ। तो मीडियन क्लास का फॉर्मूला होता है n/2, n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी जो है 50/2, 50 है ना, हाँ 50 / 2 करोगे तो मिलेगा 25। तो अभी ये 25 क्या 25 इज अवर आंसर, नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं दिखेगा। तो अभी हमको ये चेक करना है कि 25 जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर आता है। तो यहाँ पे देखो 25 कहाँ पर आएगा, 23 के बाद आएगा 25, बरोबर, 23 के बाद आएगा 25। तो मतलब ये वाला जो हमारा ग्रुप है, ये वाला जो हमारा ग्रुप है, दिस इज अवर मीडियन क्लास, ये हमारा मीडियन क्लास है। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि जो भी मीडियन का आंसर आएगा वो इसी ग्रुप से आएगा, यानी कि 16 और 18 के ग्रुप से आएगा। 16 और 18 के बीच की कोई वैल्यू, बीच की मतलब एग्जैक्टली बीच की नहीं, बट फ्रॉम 16 to 18 कोई भी वैल्यू हो सकती है मीडियन की। तो यानी कि देखो क्या किया हमने, ये जो n/2 है ना, ये वाला जो नंबर है वो चेक किया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे आता है। तो 23 के बाद आता है 25, मतलब इस ग्रुप में होगा हमारा, ठीक है, 25 इस ग्रुप में लाई करेगा। तो मतलब ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है वो है हमारा मीडियन क्लास वाला ग्रुप। तो कहाँ पर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 16 to 18, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ वन। देखो क्या दिया है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट। यहाँ पे दिया है कि नंबर ऑफ ट्रीज जो है बच्चों ने कितने प्लांट किए हैं वो दिया है।
1 2 3 ट्रीज कितने बच्चों ने प्लांट किए, 7 बच्चों ने, फिर 4 to 6 कितने बच्चों ने प्लांट किए, 8 बच्चों ने, ऐसा कुछ दिया है। अब बट क्वेश्चन क्या है देखो, द अबाउ डेटा इज टू बी शोन बाय अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओ हो, यानी कि ये जो डेटा है ना, इसको है ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से दिखाना है। देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसा होता है, आपको याद आ रहा होगा, ऐसे देखो यहाँ से कहीं से तो स्टार्ट होता है हमारा पॉलीगॉन, फिर ऐसे 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 करके ऐसे 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 कुछ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है। फिर यहाँ पे क्या बोला है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स टू शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास 4,6 आर डैश। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है देखो, आपको शायद पता होगा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते टाइम हम एक बहुत अच्छा खासा टेबल बनाते हैं, और टेबल में आपको ये भी याद होगा कि जो मैंने लास्ट कॉलम रखा था वो किसके लिए रिजर्व रखा था, कोऑर्डिनेट्स के लिए रिजर्व रखा था। क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या होता है ना कि हमको है ना पॉइंट्स दिखाने पड़ते हैं, पॉइंट्स को लोकेट करना पड़ता है। देखो मैं अच्छे से थोड़ा बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, तुम लोग इसको ज्यादा हार्ड मत समझना, मैं थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, बाकी कुछ नहीं। देखो जैसे कि यहाँ से हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन स्टार्ट हो रहा है मान लो, फिर इधर दूसरा पॉइंट, इधर तीसरा पॉइंट, इधर चौथा, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, फिर ऐसे ऐसे करके कुछ होता है बरोबर। तो सब पॉइंट का क्या होता है, सब पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, सब पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो सब पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो वही पूछा है, क्या पूछा है देखो, द अबाउट डेटा इज टू बी शोन बाय द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी कि इसको हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से दिखाना है, एक्चुअल में नहीं दिखाना है बट दिखाना है समझो। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स टू शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास 4,6। मतलब ये देखो, ये जो 4,6 मतलब यानी कि 4-6, ये क्लास जो है, इस क्लास के जो स्टूडेंट्स है, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 8 है। तो अगर इसको हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में दिखाना है तो हमको वहां पे जो हमारा पॉइंट होगा वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो हमको बताना है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर हमको इस क्लास के बच्चे, इस क्लास के जो बच्चे हैं, इसको अगर हमको पॉइंट से डिनोट करना है तो वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो आपको देखो याद होगा, मैंने यहाँ पे लिखा था कि जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते तो यहाँ पे टेबल को याद करो, टेबल को रिवाइज करना चालू करो। पहले कॉलम कौन सा कॉलम होता था, क्लास वाला कॉलम होता था। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, क्लास मार्क वाला कॉलम लिखते थे। उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम लिखते थे। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होता था, कोऑर्डिनेट्स मतलब x, y होता था। अच्छा मुझे बताओ x क्या होता था, x क्या होता था, याद करो, वेरी गुड, x होता था हमारा क्लास मार्क होता था। क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू होता था, मिड वैल्यू, जो भी क्लास है ना उसका मिड वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखते थे, ठीक है। और y क्या होता था, y क्या होता था, वेरी गुड, y, फोन आ गया, सॉरी, y क्या होता था, y होता था हमारा फ्रीक्वेंसी होता था। तो चलो इसको हम लोग थोड़ा इमेजिन करते हैं, हमारे क्या क्या क्लास है, 1,3 है, और फिर क्या है हमारा 4,6 है, फिर हमारा क्या है 7,9 है, और फिर हमारा क्या है 10,12 है। अच्छा हमको सब नहीं लिखना है, देखो तुमको बस ये नोटिस करना है, हमको इस ग्रुप का पूछा है ना, तो 4,6 का क्लास मार्क क्या होगा, क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू। बताओ मिड वैल्यू क्या होगा, अरे 4 और 6 का मिड वैल्यू क्या है बच्चा, 5 तो है, तो 5 होगा बरोबर। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 8 है। तो मतलब हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएगा, जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या बन जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट होता है क्लास मार्क, जो कि क्लास मार्क है यहाँ पे 5, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है फ्रीक्वेंसी, जो कि क्या है 8 है। तो अगर इसका मतलब हमको आंसर मिल चुका है, क्या मिल चुका है कि अगर हमको इस क्लास के ये जो स्टूडेंट्स है, अगर इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में दिखाना है तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हमको लेने पड़ेंगे 5,8। तो 5,8 देखो किधर है, ये रहा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लास मार्क समझते हो ना, क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू। क्लास मार्क का फॉर्मूला भी है, क्लास मार्क अगर कभी निकालना है किसी क्लास का तो लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2 कर देना, तो भी आपको क्लास मार्क मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इजी होता है, ज्यादा ऐसा इतना डिफिकल्ट लेवल मत करो, इजी है। क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू क्या है वो निकालो। तो यानी कि यहाँ पे ये 5,8 इज द आंसर, समझ में आ गया, वेरी इजी, ओके। तो इसी के साथ जो हमारे 6 MCQ के क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको प्लीज रट के मत जाना, सारा जो हमने यहाँ पे MCQ सॉल्व किया है वो एकदम रीजन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ किया है, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस धीरे धीरे मैं आपको पूरा प्रॉब्लम सेट का वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम अभी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।